सबसे पहले आप बिहेवियर्स को करेक्ट करेंगे ऑटिज्म टेक्निक्स को लगा के। सबसे ज्यादा मार खाती हैं माएं इसी एरिया में, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। अगर बिहेवियर्स खत्म नहीं होंगे तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानेगा। ज्यादातर माँ बाप थप्पड़ मारने को सिस्टम समझते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे को चेन से बांध के रखते थे, चीख लो बच्चे पे, थप्पड़ लगा दो, उससे वो और ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं देख रहा है, आपके आर पार देख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस समय मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है रजनी सिंह। ये बहुत ही स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हैं, इसलिए और ज़्यादा स्पेशल हो जाती हैं। ये ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के साथ काम करती हैं, ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि उनके माता पिता के साथ। तो ऑटिज़म की जो जर्नी क्या है, ये कंडीशन क्या है, कैसे हम अपने बच्चे की भावनाओं को समझ सकते हैं और कैसे उसके माता पिता उसकी ढाल बन सकते हैं उसकी इस जर्नी में, आज हम यही सब इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं रजनी मैम से। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम शुरुआत हम ऑटिज्म से ही करते हैं। व्हाट इज ऑटिज्म? सो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। मुझे डिसएबिलिटी वर्ड पसंद नहीं है पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि जब आप किसी भी चीज के आगे डिस लगा देते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। तो डिसएबिलिटी मतलब नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक हो ही नहीं सकता, ये एबिलिटी का ऑपोजिट है। तो ऑटिज्म ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी। ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है तो हम क्योर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि डिजीज नहीं है, बट इट्स अ कंडीशन और इट इज वर्केबल। आज इंडिया में रिकॉर्डेड 7 करोड़ बच्चा ऑटिस्टिक है। 7 करोड़ बच्चा? 7 करोड़ बच्चा, बच्चा बड़ा एडल्ट मिला के। और इसमें हम वो डेटा नहीं देख रहे जो कि जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है गांव देहात में या क्या, या जिसका कोई कुछ पता ही नहीं है जी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और अगर हमें इनको ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स के साथ बड़ा करना नहीं आता तो हमारे हाथ फेलियर आती है। उसमें डिसेबिलिटी बच्चे की नहीं है, डिसेबिलिटी माँ बाप की है और सिस्टम की है, और सिस्टम की है और उसके टीचर्स की है जी। क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सीखेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली कि बच्चे की खुद से, स्वयं से बैक एंड फोर्थ बात करने की क्षमता जो है वो कम होती है। तो कई बार ऐसे उसमें बच्चा बुलिंग का भी शिकार हो जाता है। बहुत कुछ बहुत सारी सिचुएशंस होती है। पहले तो अगर मैं एक नॉर्मल रेगुलर भाषा में बात करूं तो उन्हें वो लोक लाज नहीं होती। जैसे एक दूसरा बच्चा थोड़ा बड़ा होकर सोचता है वो आंटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं जमीन पे नहीं लेट सकता, अगर मुझे टॉफी भी चाहिए तो वो यूं यूं करेगा, माँ को कान में कहेगा, लेकिन जमीन पे नहीं लेटेगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बहुत छोटा होगा तब करेगा, पर उसे खुद को समझ आ जाएगी। ऑटिज्म में वो लोक लाज नहीं होती। तो अगर उनके बिहेवियर्स को उनके तरीके से करेक्ट ना किया जाए एक प्रॉपर साइंस और सिस्टम के साथ, ज्यादातर माँ बाप थप्पड़ मारने को सिस्टम समझते हैं। डांट लो, चीख लो बच्चे पे, थप्पड़ लगा दो, उससे वो और ज्यादा खराब हो जाता है। ओके। तो उसके बाद फिर उन्हें ये समझ नहीं आती कि अब हमें इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, मॉल में ये जमीन पे लेट गया 16 साल का लड़का, लेकिन 16 साल तक का हो के आपने उसको बिहेवियर करेक्शन उस तरीके से नहीं दिया कि आप उसको डेवलप कर पाते कि वो मॉल में बाकियों की तरह आराम से शांति से चले, सब कुछ करे। वो कर सकता था। मैम हमारे जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं या ऐसे ट्रेट्स क्या होते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई पर्सन ऑटिस्टिक है, जानने के लिए? तो इसकी समझ जो है ना ज्यादातर केसेस में 2-2.5 साल के बाद पता लगती है। ओके। ऐसे तो अगर बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्टेड है तो वो फिर 6 महीने में भी पता चल जाएगा। वो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देगा, थोड़ा रेडार में होगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे की पता लगता है 2.5-1 साल में जाके, 2 साल से 2.5 साल में जी। वो जॉइंट अटेंशन नहीं देते, मतलब बड़े बड़े शब्द नहीं यूज करके सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आप उसे बुलाएंगे तो वो मुड़ के आपको देखेगा नहीं। ठीक। तो पेरेंट्स को कभी ये भी शक होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हियरिंग लॉस है, सुनाई ना दे रहा हो। तो फिर सबसे पहले बेरा टेस्ट किया जाता है। अगर बेरा टेस्ट में निकला कि हियरिंग लॉस है फिर तो ऑटिज्म नहीं है, फिर तो हियरिंग लॉस ही है। फिर वो एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन पे जाता है। लेकिन अगर पूरा टेस्ट नॉर्मल है कि वो उसको पूरा सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है, ऐसी स्थिति में वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है ऑटिज्म का, सबसे पहला। दूसरा, वो आई कांटेक्ट कभी नहीं देगा। अच्छा। बहुत कम देगा, ऐसा एक बिल्कुल फ्लीटिंग
1 नैनो सेकेंड, बिल्कुल इधर ऐसा, आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, इधर देखेगा उधर देखेगा। टॉयज के साथ वैसे नहीं खेलेगा जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं। लाइन बना देगा, बस लाइन ही करते रहेंगे बच्चे चीजों को। कुछ मेक बिलीव प्ले नहीं है कि कार जा रही है, हाँ, ये हो रहा है, कोई टर्न आ करा गया, रहा है, कुछ नहीं। कभी कभी बच्चे स्टोरीज बनाते हैं टॉयज से, वो नहीं करेगा, वो सब कुछ नहीं। बहुत सारे एटिपिकल बिहेवियर्स, इडियोसिंक्रेटिक, अब ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज ना बोल के बहुत सारी ऐसी चीजें कि एक ही चीज करते रहना। यहाँ कुशन रखा है तो वो फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा, अब वो लगातार वही करता रहेगा। या टूथपेस्ट लेके ऐसे दबा देगा, वो निकलते रहेगी, उसको देखते रहेगा। बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, हैंड्स की फ्लैपिंग कर रहा है, बिना बात के लाफिंग कर रहा है, कुछ अपने वर्ल्ड में, मतलब ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं देख रहा है, आपके आर पार देख रहा है। ओके। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत हद तक क्लियर करते हैं कि ये बच्चा अपने वर्ल्ड में गुम है। और बाकी बच्चे जनरली 2 से 2.5 साल में पूरा बोलना लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो बच्चा होता है, इसमें ज्यादातर केसेस में, ऑटिज्म में 99% केसेस में स्पीच डिले होता है, पर बच्चा बोलता है। नॉट नेसेसरी। अच्छा। सीवियर केसेस में कई बार स्पीच नहीं भी आती, बट सीवियर केसेस ऐसे रिकॉर्ड किए गए कि बहुत उतने ज्यादा नहीं होते। मेजॉरिटी केसेस जो है वो माइल्ड में आते हैं, कुछ मॉडरेट में आते हैं, सीवियर में कम आते हैं। लेकिन बच्चा अगर बोलने भी लगे तो एक चीज होती है स्पीच और एक होती है लैंग्वेज। स्पीच आ भी जाए, मतलब आर्टिकुलेशन आ जाए, मतलब होंठों को ऐसे करेंगे तो प होगा, ऐसे ब होगा, ऐसे ख होगा, ये आ भी जाए, तो कौन से वर्ड के पीछे क्या वर्ड लगाऊं जो मैं समझा पाऊं कि मेरी तकलीफ क्या है। जैसे सपोज कि उसे पानी पीना है तो वो बोलेगा पानी, तो वो पा बोल देगा, लेकिन नी बोलने में उसको समस्या आएगी। नहीं, वो पूरा भी बोल देगा, लेकिन अब पानी पीना है बहुत सिंपल है। पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये तो जनरली कर ही लेते हैं। जैसे मेरा बेटा हर रोज आर्यन से मार खा के आता था, ये तब की बात है जब वो 8 साल का था, और रोज रोता था और बोलता था मम्मा जय ने आर्यन को मारा। तो उसको 8 साल के बच्चे को ने और को की प्लेसमेंट नहीं समझ आ रही थी कि वो ये बात बताने के लिए कि जय को आर्यन ने मारा, और वो बोल क्या रहा था, जय ने आर्यन को मारा। तो मुझे एक स्कूल की मेड से पता चला कि वो बच्चा आर्यन उसे रोज मार रहा था, जबकि मैं इसे डांट रही थी। अब यही होता है मदर्स के साथ, हमें पता नहीं चल पाता कि गलती कहाँ है। तो वो भाषा उनकी एकदम, तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हंड्रेड्स थाउजेंड्स एग्जाम्पल्स होंगे कि जहां पे उन्हें ये नहीं समझ आती कि बात कैसे करनी। इसके चलते वो दोस्त नहीं बना पाते। वो चाहते हैं दोस्ती करना, लेकिन घबरा जाते हैं जब सामने वाले बच्चे पार्क में तू मेरे साथ खेलेगा, ये करें वो करें, चलो उठे बैठे, इनको इतनी भाषा ही नहीं है, तो वो वहां से पीछे हट जाते हैं। फिर एक सोशली एक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट उनको आता नहीं, एक्साइटमेंट में आ गया तो साथ वाले को धक्का मार दिया, उसको हार्म करने के लिए नहीं, बट ये नहीं पता कि इसको हेलो करना था। तो ये सारी चीजें एज अ मदर मैंने ये रियलाइज किया। मैं कॉर्पोरेट में थी, MBA करके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थी HDFC बैंक में। अब तो ऐसे लगता है जैसे पिछला जन्म था, लेकिन जब जय का डायग्नोसिस हुआ था वो टाइम पे मैंने उस चीज को टोटली त्याग के इसको पढ़ने और समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरे समझ में आया कि वेस्ट में बहुत सारे ऑटिस्टिक डॉक्टर्स थे, ऑटिस्टिक जर्नलिस्ट थे, टाइकून बिजनेस टाइकून्स थे, लॉयर्स थे, तो ये कैसे बन गए? मतलब रास्ता तो है, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं, कुछ तो है जो हमें नहीं आता। फिर मैंने उसके फील्ड में स्टडी करना शुरू किया, उसमें डिग्रीज लिया, एज अ टीचर बहुत सालों तक ऑटिज्म में काम किया, अपने बच्चे के साथ काम किया और लेटेस्ट ट्रेनिंग्स लेती रही। तो आज की डेट में वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि किसी भी और के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। कल उसकी कॉन्फर्मेशन हुई है जॉब में, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद में, जहां हर किसी की 3 महीने बाद हो रही है, उसकी भी हो रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमको किसी से कोई फेवर लेना पड़ रहा है,
अपने आप सुबह 6 बजे उठ के वो अपने वर्क प्लेस पे चला जाता है। हम मुंबई में है, वो दिल्ली में अकेला रह के हैंडल करता है। मिलने आता है तो अकेला ट्रैवल करके सब कुछ ओला करके घर तक आ जाता है, तो एज इंडिपेंडेंट एज एनीबडी एल्स। तो ये कैसे अचीव होता है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच जी अगर वो ना फॉलो की जाए तो फिर बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो है, फिर हमको उन्हें डिसेबल्ड कह के ही अपने मन को तसल्ली देनी होगी। अच्छा मैम, क्योंकि आप एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट हैं, एक मदर हैं, तो एक पेरेंट और मदर की जर्नी कैसी होती है इस पूरे फेज के दौरान? अपने बच्चे को पहले तो समझना, उसकी कंडीशन को समझना, फिर उसको सही ट्रीटमेंट देना, तमाम तरह की चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करना, उसको गाइड करना, तो ये जर्नी कैसी होती है? तो देखिए, इसमें मैंने 2019 में मुझे डीएनए न्यूज़पेपर एंड एफपीएच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेलोशिप फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, फर्स्ट टाइम मुझे 2019 में अवार्ड मिला था फॉर माय 5 फिंगर मॉडल। तो बेसिकली 5 फिंगर मॉडल मैंने क्या, ये रिसर्च के बाद निकाला था, ये पेरेंट की जर्नी के ऊपर है। सबसे पहले आप बिहेवियर्स को करेक्ट करेंगे ऑटिज्म टेक्निक्स को लगा के। जी। सबसे ज्यादा मार खाती हैं माएं इसी एरिया में, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। और अगर वो सीख के आती भी हैं तो घरों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। दादा दादी, नाना नानी, हस्बैंड सब मिलके, अरे क्यों रुला रहे हो बच्चे को, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, छोड़ दो, बड़ा होके सीख जाएगा। तो वो क्या होता है कि उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट फिंगर है बिहेवियर्स। अगर बिहेवियर्स खत्म नहीं होंगे तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानेगा, और बात नहीं मानेगा तो आप लैंग्वेज डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी एक पूरा सिस्टम है। पहले आप बहुत छोटे लेवल पे व्हाट सिखाते हैं, फिर हु सिखाते हैं, फिर वेयर सिखाते हैं, एक एक सिखाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा, जय ने आर्यन को मारा नहीं बेटा, जय को आर्यन ने मारा, क्योंकि मार तेरे को पड़ी है। तो ये एक एक छोटी छोटी चीज आइडेंटिफाई करके लैंग्वेज पिरामिड के ऊपर, तो आप बिहेवियर्स खत्म करते हैं बच्चे के, मार पिटाई करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, तरीके से। प्यार से तो है ही है, प्यार से तो हर बच्चे, उसका हक है बड़ा होना, लेकिन प्यार के साथ साथ ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स, पेरेंटिंग टेक्निक्स यूज करके। तो वो क्या है, बिहेवियर्स नहीं देगा तो लैंग्वेज सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी सोशल हो पाएगा। थर्ड फिंगर, आज मेरा बेटा सोशल है, इसीलिए कल मैंने बोला अब तू क्या करेगा, लेटर मिला है तो कहता पार्टी करने जाऊंगा दोस्तों के साथ। तो अब दैट इज समथिंग एनी किड विल डू, है ना। तो सोशल होता है, साथ ही साथ हम उसे घर के कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है, अब मेरा बच्चा है, मैं प्यार करता हूँ मेरे बच्चे से, तो मैं इसके लिए सब करना चाहता हूँ, तो मैं 2 मेड रख लूंगी, मैं सब हेल्प कर दूंगी, मैं इसकी आंखों में देखूंगी ये पानी इसको चाहिए, ये बोल नहीं पा रहा, पानी ला दूंगी। उसको एफर्ट ही नहीं मारने देंगे। जब वो एफर्ट ही नहीं मारेगा तो उसके इंडिपेंडेंट स्किल्स डेवलप ही नहीं होंगे, और वो एक तरीके से आपके ऊपर सीढ़ियां तक उतरने के लिए डिपेंड हो जाएगा। ओके। मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनका मुंबई में। उनका 19 साल का लड़का सीढ़ियां नहीं उतर रहा था अपने आप। मैंने कहा क्यों ये यहाँ पे खड़ा है? बोले हमारी वेट कर रहा है, हम आएंगे तब ये हाथ पकड़ेगा, तब ये उतरेगा, क्योंकि ये डरता है। अगर 19 साल की उम्र तक हम उसमें वो चीज डेवलप नहीं कर रहे हैं कि नहीं बेटा तेरे को अकेले करना है, और ये हो सकता है, तरीके होते हैं, तो क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो कि हमेशा हम पे डिपेंडेंट हो गया जी। ये गलती मेजॉरिटी पेरेंट्स करते हैं, प्यार और केयर के नाम पे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते और उन्हें सिखाना नहीं आता। और इन सारी वजहों से एकेडमिक्स भी सफर करता है। अब एक बच्चा अगर क्लास में बैठ के शाउट कर रहा है तो स्कूल 2 महीने बाद क्या बोलेगा? ले जाइए। शाउट नहीं भी कर रहा, उसको बात ही समझ नहीं आ रही टीचर की, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप नहीं है, तो भी बोलेगा कुछ नहीं कर सकते, ले जाइए, और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो एकेडमिक्स पे लौट फिर के प्रॉब्लम आती ही है। अगर बच्चे के बाकी 4 एरियाज, इसी रिसर्च के लिए मेरे को ये अवार्ड दिया गया था कि भाई लैंग्वेज आप बिहेवियर्स कैसे खत्म करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज कैसे डेवलप करेंगे, फिर सोशल स्किल्स कैसे आएंगे, फिर घर के कामों की जिम्मेदारी आप कैसे देंगे जी। आज अगर मैं कहती हूँ कि वो 21-22 साल का होके अपना खुद से रह रहा है,
मेड से क्या खाना बनवाना है, कपड़े प्रेस हुए कि नहीं, सब कुछ देखना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, टाइम लगेगा। लाइफ लॉन्ग से ही हम कर रहे हैं, छोटे से ही कर रहे हैं। अपने जूते खुद पहनोगे, याद रखोगे वाटर बॉटल लेके जाने की, वही करते करते यहाँ तक आ गए। तो जब ये 5 फिंगर मॉडल फॉलो होता है तो ना सिर्फ मेरा बेटा, मेरे पास 18,000 स्टूडेंट्स है। हमने मैक्सिमम सक्सेस रिजल्ट्स देखे हैं जब एक पेरेंट ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। और जितने थेरेपिस्ट हैं उनकी सपोर्ट लेते हैं, बट थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है जी। और थेरेपिस्ट को एज अ पार्टनर देख रहे हैं, बोल रहे हैं मैं घर पे ये कर रही हूँ, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये करा लो। वहां मैक्सिमम ग्रोथ आती है। पर जहां एक पेरेंट ऐसे करके खड़े हो जाएंगे तो थेरेपिस्ट क्या बोल देते हैं आगे से, ये तो जी डिसेबिलिटी, आपको पता है ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसे केस में बच्चे की सक्सेस नहीं होती जी। तो मैम इसी से हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश के अंदर जैसे तमाम तरह की बीमारियों के हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर कुछ मेंटल कंडीशन है तो साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। तो हमारे ऑटिज्म से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जिनको ऑटिज्म की समस्या है, वो उनको प्रोफेशनल हेल्प कहाँ मिलेगी? ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन है, क्योंकि है तो सही, लेकिन 146 करोड़ की आबादी में 146 ही हो गए ना अब, इतने नहीं है कि हर बच्चे के साथ जस्टिस हो सके। क्योंकि आपने कहा 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ है, और कुछ गिने चुने ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बच्चों के साथ काम कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन वो सिर्फ मेट्रोज में है, बड़े शहरों में, और गांव देहात में तो पता ही नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे को चेन से बांध के रखते थे। हाँ, क्योंकि तमाम तरह की उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो है वो समझते हैं। एक पेरेंट एक गांव से आए थे, किसी ने बताया था, मेरा एड्रेस सुने, उनके बच्चे के यहाँ पर सिक्के का निशान बना हुआ था। वो आज भी दिल दहला देने वाली बात मैं बोलती हूँ तो मेरे को खुद को डर लग जाता है। वो किसी बाबा के पास लेके गए क्योंकि बच्चा बिहेवियर करेक्टेड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कुछ वैसी दिक्कत है, वो भूत प्रेत भगाने के लिए वो सिक्का गरम करके उस बच्चे के यहाँ, तो वो जल गया था और वो सिक्के का निशान था। तो ये तो अवेयरनेस लेवल है टियर 2, टियर 3, टियर 2 नहीं, टियर 3 और गांव देहात ऐसी जगहों पे। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है जहां पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके, जैसे कि यूरोप में है, अलग अलग कंट्रीज में। मेरे पास आउटसाइड स्टूडेंट्स भी है, तो वहां स्टेट इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छी हैं। दिल्ली में एक्शन फॉर ऑटिज्म बहुत अच्छा काम करते हैं, मुंबई में फोरम फॉर ऑटिज्म बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये सब गिने चुने बड़े शहरों में ही नाम है जी। अच्छा मैम, मैंने कहीं ये भी शायद पढ़ा है या सुना है कि आजकल जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल जाता है, ऐसी टेक्निक्स हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑटिज्म का कोई टेस्ट ऐसा आज तक नहीं है, बना ही नहीं है जो आपको, और इस चीज में बहुत पेरेंट्स बहुत पैसा गमाते हैं। तो क्या ये जेनेटिक भी होता है? टेस्ट नहीं कह सकते, अगर फैमिली में है किसी को तो जरूरी कुछ नहीं कह सकते, कुछ मालूम नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं और अभी तो मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन अगर मेरे 3 होते तो ये भी संभव था कि तीनों को ऑटिज्म होता, ये भी संभव था कि तीनों में से किसी को भी नहीं होता। अभी एक को है और दूसरे को नहीं है। ये भी संभव था कि पहले को है, दूसरे को नहीं है, और तीसरे को भी है, हो सकता, या पहले दोनों को है और तीसरे को नहीं है। तो कोई हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ही नहीं जिससे हम ये कह सके। हालांकि बहुत इस चीज में अफवाहें हैं, MMR वैक्सीन दोगे तो ऑटिज्म हो जाएगा, पता नहीं और क्या क्या अलग अलग चीजें जिनकी वजह से स्क्रीन दिखाओगे तो ऑटिज्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रिसर्च के बावजूद, अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है, कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस, कोई फैक्ट बेस्ड ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सके कि इस वजह से ऑटिज्म होता है। कोरोना काल में ट्विंस पैदा हुए तो माँ रो रो के बता रही है कि मैं क्या करती, सब कुछ बंद था, टीवी के आगे रखा तो ऑटिज्म हो गया। तो दूसरे को क्यों नहीं हुआ? दोनों को होना चाहिए था ना, टीवी तो दोनों ने देखा था, इसका क्या जवाब है? तो कोई आंसर ही नहीं है ना। ये चीज अभी भी डार्क में है कि ये क्यों हो जाता है जी। बहरहाल इतना ही है कि
1980s में 10,000 में एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की डेट में जो पब्लिश्ड डेटा है, ऐसे तो नंबर्स और आगे चले गए, लेकिन मैं वो उसकी बात करूंगी जो कि बिल्कुल पब्लिश्ड है कि 100 में एक को है। पर मैम ऐसे केसेस बढ़े क्यों हैं? 10,000 से 100 में आ गया। लाइफस्टाइल चेंज? शायद पोल्यूशन की इंक्रीज से हो सकता है। हर खाने की चीज में प्रेजर्वेटिव्स है, सिंथेटिक मटेरियल्स है, बट अभी कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की, कह नहीं सकते, पर बढ़ रहा है इतना पता है। तो ये अलार्मिंग रेट है। ये अलार्मिंग रेट है। ओके, तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प कर सकती है? कोई ऐसा मेजर बना करके, कुछ ऐसा तकनीक लगा करके कि हम इस रेट को थोड़ा सा स्लो डाउन करें? नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस वजह से होता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एक यूनिवर्सिटी या इस तरीके की कोई एजुकेशनल संस्था होए जो कि ऑटिज्म के बारे में, जो इस फील्ड में बहुत काम कर चुके हैं, जो पुराने जाने माने लोग हैं इस फील्ड के, कि वो ट्रेनिंग्स दें टीचर्स को, और इतने सारे टीचर्स को हम प्रिपेयर करें ताकि वो हर स्कूल में वो टीचर्स हम प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ जो काम स्पेशली हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, मेरा मेन फोकस टीचर्स और स्कूल्स पे तो है ही है, बट सबसे ज्यादा फैमिलीज पे है जी, मदर्स और फादर्स पे है। कई बार अननोइंगली फादर खुद बच्चे की डी ग्रोथ का रीजन होता है। ओके, क्योंकि वो ऑफिस से आया, वो थका हुआ है, बच्चा जिद कर रहा है, टैंट्रम कर रहा है, चीख रहा है, सर मार रहा है, माँ सीख के आई हमसे, माँ कह रही है बेटा, और प्यार से कह रही है कि अगर टॉफी चाहिए तो मुंह खोल के बोलो टॉफी दो, तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं दूंगी। वो सिखा रही है उसको। सर मारोगे तो नहीं दूंगी, वो सिखा रही है। वो कहता बंद करो इसको, मैं थक गया हूं, मेरी मीटिंग थी, जो चाहिए इसको दे दो। जहां उस प्रेशर में आके माँ ने उस बच्चे को वो दे दी, अगली बार आप उस बच्चे के मुंह से टॉफी दे दो, नहीं निकलवा सकते, वो नहीं बोलेगा। उसको ये मालूम है अगर मम्मी नहीं देगी तो पापा की वेट करो, पापा आएंगे, उसके बाद ये दीवार में सिर मारूंगा मैं। इतने स्मार्ट होते हैं, और तब मुझे टॉफी मिलेगी। और आपने क्या किया, अपने हाथों से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का गला दबा दिया। ओके, तो इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबल जो है वो बोथ पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स ही नहीं, हमारा पूरा जो एट लास्ट फैमिली जो है रिस्पॉन्सिबल कह के मैं किसी को एक्यूज नहीं करना चाहती, मतलब उनके हेल्प अवेयरनेस ही नहीं है, हेल्प के लिए हमारी पूरी फैमिली को, पूरे सिस्टम को एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम उस बच्चे को आगे ले जा सकते हैं। टोटली, बिल्कुल। तो मैम चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज ऑटिज्म को लेकर के, और ऑटिस्टिक पेरेंट्स को लेकर के, या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म से का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बस यही देना चाहूंगी कि ऑटिज्म की अवेयरनेस ही ऑटिज्म के अगेंस्ट सबसे बड़ी लड़ाई है। एक बच्चे का ब्रेन कैसा सोच रहा है, इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहा है, और उसको किस तरीके से सोशली अप्रोप्रिएट तरीके सिखाने हैं, जब तक एक माँ बाप को ये चीज़ नहीं आएगी, तब तक ये चीज़ आगे, बच्चे का फ्यूचर आगे सक्सेस हो पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक बच्चे का मैक्सिमम टाइम माँ और बाप के साथ होता है, थेरेपिस्ट के पास जरा सा टाइम होता है। तो अगर कोई है जो उसके साथ 100% जस्टिस कर सकता है तो वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, आई होप हमारा जो ये मैसेज है और हमारी जो ये वीडियो है, ये हमारे मैसेज को लाउड एंड क्लियर दे देगी हमारे व्यूअर्स को। और जहाँ 7 करोड़ लोग ऑफिशियली इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आई होप कि हमारा एक ये छोटा सा वीडियो लोगों को अवेयर करेगा, उनको इस कंडीशन के लिए थोड़ा जागरूक करेगा, और शायद जिनको वाकई ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके बच्चे के ज़िंदगी में वाकई कोई पॉजिटिव चेंज आए। वी विश देम वेरी लक। और इसी तरह के तमाम वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए, इस तरह के और मुद्दों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।